वेलकम टू दून पाठशाला क्लासेस। आई एम अरुण पंत और आज हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या है और इसका स्टेटमेंट कैसे हमारे पास निकलता है। ठीक है, पहले इसके वो देख लेते हैं हम जो इसमें लिखा है। ये बेसिकली किसको बताता है? फोर्स को बताता है। ठीक, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के। ठीक है, इसको देखेंगे ये क्या है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली किसके है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से है। ठीक है, तो इन्होंने कहा, ये स्टेटमेंट आपने देख लिया। इन्होंने कहा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट। जैसे दो चार्ज में मान लेता हूं, ये हमारा सिस्टम मान लीजिए ऐसा है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। ठीक, तो इनके बीच में कितनी फोर्स है? तो इसने कहा फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब हमको साइन नहीं लेना चार्ज का, इसलिए मैंने ऐसा दिखा दिया इसको। ठीक, आप इसको सिंपली Q1 Q2 भी लिख सकते हैं। वो जस्ट मैं बता रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। मैग्नीट्यूड का मतलब साइन नहीं लेना, ये इसका मतलब है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ये है प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r मान लिया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिया। ठीक, इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के हमारे पास क्या स्टेटमेंट आएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने कहा ये जस्ट दिखाने के लिए है, ये मैग्नीट्यूड का साइन Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ठीक, अब कभी भी एक रूल होता है फिजिक्स में, अगर प्रोपोर्शनल को इक्वालिटी में बदलना है, इक्वल टू में बदलना है, ठीक है, तो किसी कांस्टेंट को यूज करना पड़ता है। तो मैंने क्या लिखा? F इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या है इसको अभी देखेंगे, Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आया बेसिकली। ठीक है, ये चीज आ गई। अब मैं इनको मिटा देता हूं। इसमें ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसमें इस k की वैल्यू क्या है? इस k की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं, k यहां पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन है एग्जैक्टली, एप्सिलॉन नॉट नहीं है। अभी एप्सिलॉन क्या है इसको भी हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन 1 में इसको मान लेता हूं। और अगर ये क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम। ये क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम। मीडियम बहुत तरीके के हो सकते हैं, वाटर, ग्लास, एयर, ठीक, मेटल, सेमीकंडक्टर, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब हमने क्योंकि इसको फर्स्ट इक्वेशन माना, तो इसका मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब अगर एयर की मैं बात करूं, अगर मैं लिखूं फॉर एयर, तो एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक, ये जो हमारे पास है ये फोर्स का फॉर्मूला किसमें? किसी मीडियम में, जनरल फॉर्मूला किसी मीडियम के लिए। और ये किसके लिए है? एयर के लिए। ठीक है, ये दोनों हमने देखे। इसमें हम एक चीज अभी पढ़ेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए फोर्स का फॉर्मूला अगर हम एयर में इसकी बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू
9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। न्यूमेरिकल में आधे से ज़्यादा जगह हमको यही यूज़ करना है। ठीक, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये यही इक्वेशन है। ये तीन फार्मूला हमने देखे। अब हम इसके बारे में समझेंगे कि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने देख लिए तीनों। अब देखो, हमने जो एग्जैक्टली मैंने अभी जनरल फार्मूला लिखा, मैं उसी जनरल फार्मूला को दोबारा लिखता हूँ कि मैंने कहा फोर्स का फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसमें जो एप्सिलॉन है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। बेसिकली ये किस काम आता है, ये मीडियम को डिफाइन करने के काम आता है। मीडियम, मीडियम क्या हो सकता है, एयर, ग्लास, वाटर। ठीक, इसको डिफाइन करने के काम आता है। अगर एप्सिलॉन का फॉर्मूला देखें तो ये आता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन को तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर। ठीक, फ्री स्पेस या एयर। फ्री स्पेस का मतलब क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, तो वैक्यूम और एयर दोनों में इसकी वैल्यू बराबर होती है। और इसकी वैल्यू को भी हमको याद रखना है। ये हमारे पास होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब तीसरा जो हमारे पास आता है एप्सिलॉन आर, या इसको कैपिटल के कहते हैं। अब ध्यान रखिए, हमने कुछ देर पहले फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, F इज टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक, तो इसमें जो के था ये स्मॉल के है और ये जो के है कैपिटल के है। तो एप्सिलॉन आर या के, तो इसका एक नाम है, मतलब एक तो इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। आर मतलब रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर एक बहुत ही फेमस नाम जो आपने पढ़ा भी होगा जिसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये तो इसके बारे में था। अब कुछ हम जनरल वैल्यूज देख लेते हैं। ठीक है, जनरल वैल्यूज में ये आपको समझ में आया ना कि एप्सिलॉन का क्या, और एप्सिलॉन का फॉर्मूला ये है, देखिए। तो हमको यहां से पता चला एप्सिलॉन आर, इसको रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इन शॉर्ट हम कहें इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अब अगर इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं और इसको कैपिटल के से दिखाते हैं, ये स्मॉल के से अलग है। ये स्मॉल के जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन थी, ये कैपिटल के है। अब इसके बारे में एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। जो एप्सिलॉन आर या के है, इसकी वैल्यू के इज इक्वल्स टू 1 होता है किसके लिए, फॉर एयर। अब देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, अगर ये 1 हो जाए तो इसका मतलब एयर के लिए एप्सिलॉन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 मतलब एप्सिलॉन नॉट। इसलिए फॉर्मूले में हम क्या लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट होगी एयर के लिए। वो कैसे आई, क्योंकि वहां पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए एयर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाता है। ठीक है, इसी के की वैल्यू आपको बस 3 ही वैल्यू याद रखनी है। इसी के की वैल्यू होती है 82 फॉर वाटर। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 82 होता है। और इसी के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी फॉर मेटल। किसी जर्नल मेटल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो ये अगर आपने देख लिया तो मैं ज़रा इस इक्वेशन पे एक दो चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको मिटाने के बाद
ये मेरे पास जनरल इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन फॉर एयर क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। और फॉर मेटल के लिए अगर मैं बात करूं, मेटल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू मेटल के लिए क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी, तो 1/4 पाई इन्फिनिटी Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। तो मतलब फोर्स दो चार्ज के बीच में अगर वो किसी मेटल पर रखे गए हैं, Q1 Q2 किसी मेटल पर रखे गए हैं, तो उनके बीच की फोर्स हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ठीक। तो यहां पे हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में बेसिक पढ़ा, ठीक है। इसके बाद एक चीज आती है, वो आती है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ हमने ये सारा देख लिया, वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को कैसे दिखाएंगे वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक। तो वेक्टर फॉर्म के लिए खाली रिप्रेजेंटेशन हमको देखना है, वो ऐसा है, देखिए बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा उसे हम कहेंगे कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, ठीक। वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ के हम देख रहे हैं। ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अच्छा ये ध्यान रखिए, जो फोर्स, ये फर्स्ट चार्ज जो सेकंड पे फोर्स लगाता है उसे कहते हैं फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट, F21। जो फोर्स सेकंड वाला फर्स्ट, क्योंकि दोनों एक दूसरे फोर्स लगाएंगे ना, तो जो फोर्स सेकंड वाला फर्स्ट पे लगाएगा उसे कहते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक है। और अब हम ये देखेंगे इनके यूनिट वेक्टर, बीच का डिस्टेंस तो r है, ठीक है। r भी अपना आप में एक वेक्टर है, क्योंकि r डिस्प्लेसमेंट है यहां पे। तो कभी भी इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा R21, और इसका यूनिट वेक्टर जो आएगा वो आएगा R12। यूनिट वेक्टर उल्टा होगा, मतलब इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस कभी यहां से आना पे जाती है, सेकंड से फर्स्ट तक की डिस्टेंस R21, ठीक है, और R12 फर्स्ट से सेकंड तक की डिस्टेंस, ठीक। जैसे हम फोर्स में कहते हैं ना, फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट, तो फोर्स मतलब ये याद रखिए आप, फोर्स का और डिस्टेंस का, इन दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपोजिट है। जहां पे फोर्स F21 आएगी तो वहां पे यूनिट वेक्टर R12 आएगा, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं। देखिए फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर के लिए देख लेते हैं, ठीक। Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर। अब इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है, जनरल फॉर्मूला है। अब इसको अगर मैं F12 लिखूं, F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और यहां पे जैसे मैंने कहा था, अगर यहां पे जो इसका होगा इसका उल्टा होगा, मतलब यहां पे क्या आएगा R21, क्योंकि मुझे, और इसको मैं कैसे देखूंगा, कैसे लिखूंगा इसको, फोर्स के ऊपर वेक्टर बना दूंगा, ठीक। ये वेक्टर कब बनेगा, जब यहां पे कोई यूनिट वेक्टर होगा ना डायरेक्शन देने के लिए, तब जाके वेक्टर बनेगा। जो यहां पे होगा उसका अपोजिट। ऐसे ही आप F21 को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। जो यहां पे लिखा उसका उल्टा, मतलब R12, ठीक, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये दो, अब आप कहेंगे दो कौन सी फोर्स हैं। देखो एक्चुअल में क्या है, जो कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करती है। न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करती है, मतलब F12 जो होता है वो, उसका मैग्नीट्यूड F21 के बराबर होता है, और एग्जैक्टली हम कहें तो इक्वल है और अपोजिट है, इसलिए माइनस, ठीक है। और मैग्नीट्यूड के टर्म में कहें तो F12 इक्वल्स टू F21, ठीक है। मैग्नीट्यूड में तो साइन नहीं लेता है। ये दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। देखिए बराबर हैं, F12 इज इक्वल्स टू F21,
और ये दोनों किसके बराबर हैं, F12 इज इक्वल्स टू F21 इज इक्वल्स टू F, दोनों बराबर हैं, इसलिए फॉर्मूला तो सेम ही है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। देखिए मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट कैसे, एक फोर्स इधर को लग रही है तो दूसरी फोर्स किधर को लग रही है, इधर को लग रही है, डायरेक्शन अपोजिट है ना। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ में क्या होता है, दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक, इक्वल होता है मगर अपोजिट होता है, ठीक। इसमें एक और स्टेटमेंट आगे हम लिख लेते हैं, वो क्या है कि ये तो हमने देखो F12 F2 F21 का स्टेटमेंट लिख लिया। अब एक जनरल स्टेटमेंट देखते हैं, किसी को भी ले लेते हैं, F12 को ले लेते हैं। जैसे इसको आपने नोट कर लिया, उसके बाद हम देखते हैं, जैसे F12 में लिख रहा हूं, F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट बाई सेकेंड कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यहां पे मैंने क्या लिखा, इसका अपोजिट R21 कैप। अच्छा, आपने एक चीज और पढ़ी होगी, यूनिट कोई भी वेक्टर को कैसे, जैसे R वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, R वेक्टर अगर होगा तो वो क्या होगा, मॉड ऑफ R, जिसको मैं R लिख सकता हूं इनटू R कैप, ऐसे तो दिखाएंगे। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर ऐसी होता है ना, कोई A वेक्टर है अगर, तो मॉड ऑफ A इनटू A कैप होगा। इसी तरीके से मैं R21 वेक्टर को लिखता हूं, ठीक, तो इसको क्या लिखूंगा, R21 इंटू R21 कैप। यहां से R21 कैप की वैल्यू निकाल सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, R21 वेक्टर ओवर R21, ठीक। R21 वेक्टर को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, इसको मैं R वेक्टर भी लिख सकता हूं, मतलब R अपॉन R ऐसे लिख सकते, दोनों की वैल्यू तो है तो R ही के बराबर ना, ठीक। इसका मतलब जो इक्वेशन 1 है, इसमें यूनिट वेक्टर की जगह मैं दूसरी चीज पुट करता हूं, और मैं इसे क्या लिखता हूं, F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। R21 की जगह मैंने क्या निकाला, R वेक्टर अपॉन R, ठीक। तो F12 और F12 की वैल्यू देखा जाए तो है तो F ही के बराबर ना। जैसे मैंने यहाँ पे R21 को R लिखा और ये वेक्टर को R वेक्टर लिखा और R21 को R लिखा, तो उसी तरीके से F21 को भी मैं F लिख लेता हूं और एक जनरल एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करता हूं। अच्छा, ये R वेक्टर ऊपर रहेगा और ये R मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, R3। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का, ठीक। इसमें हमने दो चीजें देखी, पहले तो हमने देखा F12 और F21 की हमने बराबरी देखी, ठीक, कि दोनों बराबर हैं, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन देखा। फिर हमने इससे एक और जनरल एक्सप्रेशन निकाला, आप चाहे F12 से निकालें F21 से निकालें, वो क्या है कि यहां पे क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर की जगह मैंने R वेक्टर अपॉन R³ यहां पे लिख दिया, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और वेक्टर की फॉर्म में यहां पे अगर R वेक्टर आएगा, मैंने R कैप को R वेक्टर में बदल दिया, तो यहां क्या आ जाएगा, R³, ठीक। तो यहां पे हमारा कूलम्ब्स लॉ का पूरा चीज खत्म होता है। और एक लास्ट पॉइंट मैं इसमें बता देता हूं, ठीक है, कि देखिए वेक्टर फॉर्म खत्म हो गई, एक एक्स्ट्रा पॉइंट कूलम्ब्स लॉ में आपको बता देता हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। वो क्या है कि देखिए कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इसको जरा कंपेयर करते हैं, ठीक है। वो क्या, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कौन सी फोर्स है हमारे पास, कूलम्ब्स लॉ किसका फॉर्मूला दे रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 ओवर R स्क्वायर, ठीक। तो आप जरा बुक से पढ़ के आइएगा और सोच के आइएगा कि इन दोनों फोर्स के बीच में F ग्रेविटेशनल, ये आता है बहुत बार, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और F इलेक्ट्रिक, इनके बीच में क्या रिलेशन है। पहली चीज, F इलेक्ट्रिक बहुत छोटा आपको दिख नहीं रहा होगा, F इलेक्ट्रिक और F ग्रेविटेशनल दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब दोनों F इलेक्ट्रिक, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होती है,
ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कितने गुना स्ट्रॉन्गर है इसको देखेंगे पहली चीज। और इन दोनों में एक चीज हमको दिखेगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जी की वैल्यू आप डायरेक्टली देख लेते हैं ना 6.67 करके, ठीक है, इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक मीडियम का पैरामीटर आता है। मीडियम मतलब दो मासेस अगर वाटर में रखे हों, एयर में रखे हों, कहीं भी रखे हों, उनके बीच की फोर्स हमेशा बराबर होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज में ऐसा नहीं होगा। आप अभी देखेंगे दो चार्जेस अगर एयर में रखे हैं तो उनकी फोर्स अलग होगी, और उन्हीं को आप वाटर में रख दीजिए तो उनकी फोर्स चेंज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये तो हमने देख लिया, ये तो मीडियम को बता रहा है, ठीक है। ये 4π किस चीज को बता रहा है, ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा कि ये 4π तो एक मैथमेटिकल टर्म है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये 4π 3 डायमेंशनल एंगल होता है, स्टार रेडियन जिसको बोलते हैं। 2 डायमेंशनल एंगल कितना होता है, 2π। तो 3 डायमेंशनल का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो 3 डायमेंशनल है। मतलब कोई चार्ज यहां पर रखा गया है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर एक्स एक्सिस में भी जाएगा, वाई एक्सिस में भी जाएगा और जेड एक्सिस में भी जाएगा। 3 डायमेंशनल है, इसलिए यहाँ पे 4π आया है। यही इस 4π की सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ को खत्म करते हैं, बाकी चीजें हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।